फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो लैब टेक्नीशियन, सीबी नेट टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और साथ साथ में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो सीरीज़ है ये आज का 16 नंबर का सीरीज़ है। इससे पहले हमने 15 नंबर सीरीज तक प्रश्नों को हल किया है। 15 नंबर 14 नंबर के सीरीज में हमने ब्लड बैंक के एमसीक्यू को लाए थे। उससे पहले हेमेटोलॉजी और फिर माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, ऐसे करके हमने कई सारे सीरीज को हल किए हैं और प्रत्येक सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का जो 16 नंबर का सीरीज है इसमें हम 30 प्रश्न ऐसे लाए हैं जो आपके जॉइंटिस और इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यूपीएनएचएम का उसमें आपका जॉइंटिस और इलेक्ट्रोलाइट मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके जॉइंटिस और इलेक्ट्रोलाइट से भी प्रश्न हम यहाँ पे पुट कर दें ताकि आपका जो परीक्षा है वो और बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्विज के पोल डाले जा रहे हैं इस समय वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे नहीं पुट हो पा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे उसको हम टेलीग्राम पे पुट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उन क्विज को आप हल कीजिए और अपने परीक्षा का जो लेवल है उसको पता लगा लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और फिर शेयर करें। अब फ्रेंड्स, चले आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों को फ्रेंड्स हमने खुद से यहाँ पे राइट किया अपने हैंड राइटिंग से और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पहला प्रश्न है वो है व्हेन द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है इसमें कौन सा जॉइंटिस अधिकतर पाया जाता है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो पाया जाता है वो कितने दिनों तक हो सकता है, कितने दिनों तक दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स, जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है बच्चों में वो आपका सेकेंड डे तक दिखाई दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर 24 हॉर्स के अंदर, यानी कि एट बर्थ से लेकर 24 घंटे के अंदर जो भी जॉइंटिस होता है वो आप ध्यान रखिएगा, वो आपका कौन सा जॉइंटिस होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का अगर टाइमिंग पूछेगा तो आप 24 हॉर्स या फिर एट बर्थ लिख दीजिएगा। और अगर आपसे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस पूछा है तो कम से कम सेकंड डे तक तो इसमें लक्षण आ ही जाते हैं और एक हफ्ते तक इनके लक्षण ख़त्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही जाएगा वो आपका यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर का है। ये कह रहा है व्हिच फैक्टर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क में कॉज जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न, यानी कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ब्रेस्ट को फीड कर रहे होते हैं तो उनमें कौन सा ऐसा फैक्टर प्रेजेंट होता है जो जॉइंटिस को काज करता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें जॉइंटिस को काज करने वाला फैक्टर जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है तो ये होता है आपका प्रेग्नेंडियल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, प्रेग्नेंडियल। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है थर्ड नंबर का प्रश्न कह रहा है इन व्हिच कंडीशन दीज सिम्टम्स इज सीन म्यूकोसा स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आई इज आई सीन इन येलो कलर। अब ये कह रहा है फ्रेंड्स कि आप कौन से कंडीशन में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। म्यूकोसा जो येलो हो जाए, स्किन आपका येलो हो जाए, आपका जो यहाँ पे स्क्लेरा है वो येलो हो जाए। तो आपकी जो स्किन है, ठीक है, बॉडी की स्किन वो येलो पड़ जाए, पीला पड़ जाए, आपका जो यहाँ पे म्यूकोसा है वो यहाँ पे पीला पड़ जाए और साथ साथ में जो आपकी आँखें होती हैं वो पीली पड़ जाएँ, तो इसको क्या कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया। ठीक है, तो हाइपर बिलिरुबिनिया में क्या होता है कि आपके ये सब सिस्टम दिखाई देते हैं और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये सीधा सीधा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जॉइंटिस के सिम्टम्स है। किसको? जॉइंटिस के सिस्टम है। तो जॉइंटिस के केस में फ्रेंड्स क्या होता है, इनका जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये जो आपका बिलिरुबिन है ये किस कंडीशन में बढ़ रहा है, ठीक है, आपका जो रेड ब्लड सेल है उसका जो टूटने का टाइमिंग है वो पहले टूट रहा है या जितना टूटना चाहिए उससे ज़्यादा टूट रहा है। तो इन केस में ये आपका अलग अलग प्रकार का है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस वो अलग अलग कंसीडर किया गया। लेकिन आप अब यहाँ पे जानिए कि जो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है वो आपके आरबीसी के मेटाबॉलिज्म से होता है। देखिए, आरबीसी का जब आपका यहाँ पे 100 दिन बाद क्या होता है, लाइस हो जाता है स्प्लिन में, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू होता है, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो वहाँ का जो हीमोग्लोबिन होता है आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है, यही टूटता है हीम और ग्लोबिन में और उसके बाद में आपका जो ग्लोबिन होता है वो आपके एमिनो एसिड में बदल जाता है और हीम फर्दर यहाँ पे डिवाइड होकर यूरोबिलिनोजन और डायरेक्ट किधर से आपके बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है और कहाँ से ये फीकल मैटर के द्वारा निकल जाता है। तो ये पूरा इसका मेटाबॉलिक होता है। इसी कारण से इसमें कोई डिस्टर्बेंस अगर आ जाती है ये फार्मेशन यहाँ से ब्रेकडाउन से लेकर और इस फीकस मटेरियल से बाहर निकलने तक, तो उसमें को क्या होता है, जॉइंटिस काज कर जाता है। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न से पहले हम आपको यहाँ पे और बता दें कि यहाँ पे जो हाइपो लिखा हुआ है, हाइपो मतलब हमने आपको बताया था कि कहीं भी हाइपो लिखेगा
तो उसका जो नॉर्मल लेवल से जो उसकी मात्रा होती है वो कम हो जाएगी। तो हाइपरबिलिरूबिनिया यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी हाइपोबिलिरूबिनिया नहीं होगा, यहाँ पे हाइपरबिलिरूबिनिया होगा, क्योंकि इन्हीं केस में आपकी जो आई होते हैं येलो पड़ जाते हैं, आपकी स्किन येलो पड़ जाती है, स्क्लेरा म्यूकस जो भी है आपका येलो पड़ जाता है। ठीक है, एनीमिया के केस में हमने क्या बताया था कि जब आपका यहाँ पे आरबीसी का नंबर कम हो जाए या फिर आपके एचबी का नंबर कम हो जाए और साथ साथ में अगर जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाए, तो इन केस को क्या कहते हैं, हम एनीमिया कहते हैं। और एक ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा एक प्रकार का आपका आई की बीमारी होती है, तो ये ग्लूकोमा आपकी एक आई बीमारी में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है जॉइंडिस इज काज ड्यू टू, यानी कि जॉइंडिस कब काज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन बॉडी, एक्सेस इज बिलिरुबिन इन बॉडी, सॉरी ब्लड, एक्सेस ऑफ फैट इन ब्लड और डिक्रीज ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा ये आपका बी नंबर जाएगा, एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, यानी कि आपका जो बिलिरुबिन है उसका नॉर्मल मात्रा से क्या हो गया है, हाई हो गया है, तो इन केस में आपको जॉइंडिस हो जाएगा। और जॉइंडिस का हमने जो मेन सिम्टम्स बताया वो क्या था, वो आपका जो आँख है पीला पड़ जाना, स्किन पीला पड़ जाना, जो आपका यहाँ पे म्यूकोसा है ये पीला पड़ जाना, यही आपका जो मेन लक्षण होता है। फ्रेंड्स जो जॉइंडिस होता है ये कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, ये केवल एक प्रकार का सिम्टम्स है। ठीक है, चलिए बातें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 5 नंबर का, व्हाट इज़ द नॉर्मल बिलिरुबिन इन द एडल्ट, यानी कि एडल्ट में जो नॉर्मल बिलिरुबिन होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड जो एडल्ट में जो नॉर्मल बिलिरुबिन होता है वो होता है लेस देन 2 मिलीग्राम पर DL। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, लेस देन 2 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर का, बिलिरुबिन इज ये बेस्ट प्रोडक्ट रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ। यही प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो बिलिरुबिन है एक प्रकार का बेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये कहाँ से मिलता है, इसका जो किस चीज़ से ब्रेक डाउन से इसका मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका जो आरबीसी होता है, आरबीसी के ब्रेक डाउन से मिलता है। आपकी जब टाइमिंग पूरी हो जाती है आपकी आरबीसी की 120 दिन, तो ये स्प्लीन में पहुंचता है। स्प्लीन में इसको क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है, ये फिर माइक्रो जो साइट्स होते हैं उनके द्वारा, माइक्रोसाइट्स के द्वारा, ठीक है, माइक्रोफेजेस जो होते हैं तो उनके द्वारा इनका डाइजेशन होता है। तो उन केस में ये ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद में हमारा यहाँ पे फर्दर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स की उपस्थिति में हमारा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी में जो आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो यहाँ से टूटता है। ठीक है, मेनली आरबीसी तो टूटता है, लेकिन यहाँ पे जो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है वो आपके हीमोग्लोबिन वाले पार्ट से होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा प्रश्न है वो है 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉइंडिस इंक्लूड, यानी कि अगर आप पैथोलॉजिकल जॉइंडिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे, पैथोथेरेपी भी देंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फिनोबाइबिटोन जो होता है उसको भी आप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही जाएगा वो डी सही जाएगा। इसमें सारी चीज़ें आप अपनाएंगे तो आप इसको पैथोलॉजिकल जॉइंडिस से कह सकते हैं मुक्ति पा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है जॉइंडिस इज आल्सो नोन एज, यानी कि आप जॉइंडिस को इसमें से और क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनीमिया नहीं कहेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया नहीं कहेंगे, ठीक है, हीमोफीलिया भी नहीं कहेंगे, इक्टेरस जो होता है यानी कि पीलिया इसको कहते हैं, इक्टेरस किसको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका इक्टेरस है वो ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, क्योंकि हम जॉइंडिस को पीलिया भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 9 नंबर का, हेमोलाइटिक जॉइंडिस अकर ड्यू टू, यानी कि आपका जो हेमोलाइटिक जॉइंडिस है वो किन कारण से होता है। लीवर डिजीज से होता है, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट से होता है, या फिर इंटेस्टाइनल डिजीज से होता है। तो फ्रेंड्स हीमोलाइटिक मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो आरबीसी है उसका ब्रेक डाउन होना, जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है, उसका क्या होना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन किसके केस में होता है। ठीक है, हीमोलाइटिक, तो जो हीमोलाइटिक आपने एनीमिया भी सुना था, तो बहुत जल्दी आपके जो रेड सेल हैं उनका टूटना, टाइम से पहले टूटना, तो उसको क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हीमोलाइटिक जॉइंडिस की बात करें, तो अब जब आपका यहाँ पे आरबीसी है जो जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, इन केस में आपका बिलिरुबिन भी बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, बन रहा होगा। तो इन केस में क्या कह देंगे इसको हम, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। लीवर डिजीज़ में हम नहीं कह सकते और इंटेस्टाइनल डिजीज़ में नहीं कह सकते। अगर लीवर डिजीज़ को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हेपेटिक, इसको हेपेटिक जॉइंडिस बोलते हैं, तो हम इसको नहीं कंसीडर। जो जॉइंडिस होते हैं आपके 3 प्रकार से होते हैं, प्री हिपेटिक जॉइंडिस होता है, हेपेटिक जॉइंडिस होता है, और क्या होता है,
पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस होता है। तो जो आपका प्री हिपेटिक जॉइंटिस होता है ये आपके लीवर में, ये प्रक्रिया लीवर में नहीं होती है, लीवर से पहले जो मेटाबॉलिक स्टेज होते हैं उसमें ये प्रक्रिया होती है। तो जो हेमोलाइटिक वाला चीज़ है ये आपका आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे किस में कंसिडर किया जाएगा, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो हेमोलाइटिक जॉइंटिस का जो आंसर जाएगा वो बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न पे 10 नंबर है जॉइंटिस कैन बी डायग्नोसिस बाई, यानी कि आप जॉइंटिस का डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं। एक्सरे के द्वारा करेंगे, ईईजी के द्वारा करेंगे, ईसीजी के द्वारा करेंगे, या फिर आप यहाँ पे ब्लड टेस्ट के द्वारा करेंगे। तो फ्रेंड्स हम जो टेस्ट करेंगे जॉइंटिस को पता लगाने के लिए वो आपका क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा, क्योंकि एक्सरे के द्वारा हम इसमें कोई चीज़ पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात हम इसका क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पूरा मतलब कि बॉडी का पीला पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, एलएफटी कराएंगे, ठीक है, बिलिरुबिन का टेस्ट कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, और जो कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनको हम कराएंगे, सीबीसी भी करा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इससे रिलेटेड हैं सारे टेस्ट हम करा के हम इनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, इन नॉर्मल कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम, यानी कि आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है आपके सीरम में। तो फ्रेंड्स जो बिलिरुबिन होता है मेनली दो पार्ट से होते हैं इनके, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड। तो जो फ्रेंड्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो लीवर से पहले पहुंचने का स्टेज होता है, यानी कि लीवर में नहीं पहुंचा रहता है जो बिलिरुबिन, उसको क्या कहते हैं हम, अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं। और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है फ्रेंड्स ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कह सकते हैं, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो नॉर्मल रेंज आपका पूछा है वो आपका हो जाएगा 0.3 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ठीक। चलिए बातें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 12 नंबर का, ये कह रहा है इन प्री हेपेटिक जॉन्डिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि जो हमारा हेपेटिक होता जो जॉन्डिस होता है वो 3 भाग में बटा होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि आपका प्री हेपेटिक वाला जो स्टेज होता है इसमें आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल क्या होता है, तो इसमें इंक्रीज होता है या फिर नॉर्मल रहता है। तो फ्रेंड जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है हमने आपको बताया था कि आपके लीवर में पहुंच चुका होता है, ठीक है। ये एक प्रकार के यहाँ पे जो एंजाइम होता है उससे रिएक्शन कर लिया होता है और एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म में बदल जाता है। तो फ्रेंड हम क्या कहते हैं, प्री हेपेटिक मतलब कि आपके लीवर के पहले वाला स्टेज, यानी कि लीवर यहाँ पे लीवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले का स्टेज जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से लेकर के और लीवर से जो पहले वाला स्टेज है उनको क्या कहते हैं हम, प्री हेपेटिक स्टेज कहते हैं। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस जो होता है इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कोई रोल नहीं रहेगा, इसमें जो भी रोल रहेगा वो आपका रहेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का तो लेवल बढ़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल आपको नॉर्मल मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 13 नंबर का है, ये कह रहा है व्हिच बिलिरुबिन इज़ अ वाटर सॉल्युबल, यानी कि कौन सा बिलिरुबिन होता है कि जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा ए नंबर का, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है बिलिरुबिन इज फॉर्म द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल ऑफ, यानी कि आपका जो बिलिरुबिन है ये फॉर्म होता है आपके हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, चलो ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, किस सेल में होता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे होता है, ये जो उसका परफॉर्मेंस होता है ये आपका स्प्लीन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो आपके स्प्लीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ठीक है। बोन मैरो में हमारा जो ब्लड का फार्मेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ फार्मेशन हो जाएगा। लीवर में भी हम कह सकते हैं जो आपका एम्ब्रियो से लेकर जो थोड़ा बचपन का स्टेज होता है इसमें भी हमारा जो आरबीसी का फार्मेशन होता है। तो लीवर भी आपका एक प्रकार का क्या है, ब्लड फार्मेशन का पार्ट है। और यहाँ पे बोन मैरो भी है, लेकिन स्प्लीन क्या है, ये डिस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का है, इन व्हिच कंडीशन यूरोबिलिनोजन लेवल इन यूरिन इज इंक्रीज, यानी कि किन कंडीशन में आपका जो यूरोबिलिनोजन का लेवल है ये आपका क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जो यूरोबिलिनोजन का लेवल होता है वो आपके प्री हेपेटिक जॉइंटिस में क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, यूरोबिलिनोजन, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है
व्हिच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन बिलिरुबिन इन द सीरम। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आप सीरम को डिटरमाइन करना चाहते हैं, अगर बिलिरुबिन को अगर आप यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहते हैं सीरम में, तो कौन सी मेथड का आप यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मेथड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। ब्रेडशॉट टेस्ट है, वन डे ब्रेन डाइजो रिएक्शन, बेंडिक टेस्ट और सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। तो फ्रेंड जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वन डे ब्रेड डाइजो रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो कलर आएगा वो आपका पर्पल कलर लास्ट में मिलेगा ऑक्सीडेज का, तो यहाँ पे पर्पल कलर हो मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बेंडिक टेस्ट की बात करें तो ये आपके यूरिन के टेस्ट के लिए होता है, यूरिन में ग्लूकोज को पता करने के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यूरिन में हमारा बेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको हम चेक करने के लिए बेंडिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। और सल्फोसैलिसिलिक जो टेस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। हमारे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है उसको पता करने के लिए हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड का टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप बताइएगा कमेंट करके कि हम यहाँ पे जो सल्फोसैलिसिलिक एसिड है प्रोटीन टेस्ट करने के लिए, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम यूरिन के प्रोटीन को पता लगा सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, आपकी नॉलेज का पता लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है यहाँ पे 17 नंबर का। 17 नंबर का हमारा है इन विच कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज। यहाँ की प्रश्न कह रहा फ्रेंड्स, किन केस में बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज मिलेगा, घटा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है प्री हिपेटिक केस में आपको बढ़ा मिलेगा, ठीक है। गिलबर्ट डिजीज आपका एक एंजाइमेटिक डिजीज है, तो ये भी इस केस में भी आपका यहाँ पे बढ़ा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्रिजलर नेजर सिंड्रोम है, इन केस में आपका जो होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर का है। ये कह रहा है द एजो बिलिरुबिन इज डॉट डॉट कलर इन एसिडिक मीडियम। तो फ्रेंड्स हमने वही अभी बताया कि जो एसिडिक मीडियम में आपका जो एजो बिलिरुबिन होता है उसका कलर क्या होगा, तो आपका पर्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात है 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ जॉइंडिस बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड ड्यू ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट आइदर बाय द गॉल स्टोन एंड ट्यूमर। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपका कौन सा हमारा जॉइंडिस होगा जिसमें आपका जो बिलिरुबिन है वो यहाँ पे उसका बहाव नहीं हो पाता है, ठीक है। किस कारण से, जो आपका बाइल डक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसमें कोई स्टोन हो गया है, या फिर आपके ट्यूमर हो गया है। तो फ्रेंड्स इस स्टेज को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस जॉइंडिस का स्टेज जो होता है हिपेटिक स्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का है। इन हेपेटिक जॉइंडिस, यानी कि आपका जो हेपेटिक जॉइंडिस होता है इन केस में क्या होता है। तो फ्रेंड्स इन केस में आपका यहाँ पे जो होगा, या जो ऑप्शन हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज इंक्रीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डिक्रीज, बोथ नॉर्मल, ओनली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज। तो फ्रेंड जो आपका हेपेटिक जॉइंडिस होता है उसमें आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपको इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर प्री हेपेटिक की बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे डायरेक्ट वाला बिलिरुबिन होता है वो आपका बराबर मिलेगा, नॉर्मल मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो हेपेटिक स्टेज होता है उसमें आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों ही इंक्रीज मिलेंगे। लेकिन प्री जॉइंडिस जो होता है उसमें केवल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज मिलेगा, ना कि आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक। चलिए बातें अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमारा 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, यानी कि आपका जो सोडियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है आपके सीरम में। तो फ्रेंड्स जो हम यहाँ पे मात्रक इनका देता है, ये देते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, 137 से 147 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। चलिए बातें यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम, यानी आपका जो पोटेशियम है फ्रेंड्स इसका आपका डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो डेली रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी को, ये होता है 4 मिलीग्राम, ठीक है, सॉरी 4 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ग्राम हम यहाँ पे डेली इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न करा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, यानी कि आपका जो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है आपके सीरम में वो कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हम मिली इक्विवेलेंट लीटर में नापते हैं, पर लीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिर सही जाएगा, सी नंबर का, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट लीटर पर लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाएगा सी, ठीक है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का। व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल, यानी कि आपके नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल क्या होता है। तो आपके सीरम में जो नॉर्मल क्लोराइड होना चाहिए वो होता है 99 से 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का। व्हाट इज़ द क्वांटिटी फॉर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कापर, यानी कि आपके जीवन में कापर कितने, यानी कि आपके डेली जीवन में आप कापर कितना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कापर 70 म्यू ग्राम ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। जो 70 नहीं 700 म्यू ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, 700 म्यू ग्राम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का। व्हाट इज़ द नॉर्मल प्लाज्मा कॉपर लेवल, यानी कि आपका जो कॉपर है उसका प्लाज्मा में इसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो कॉपर है इसका प्लाज्मा लेवल आपका होना चाहिए 72 से यहाँ पे 145 म्यू पर डीएल। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स कह रहा है 27 नंबर का। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कॉज, क्या कहता है, डेंटल कैरीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो डेंटल कैरीज होते हैं इनमें से कौन मिनरल्स काज करता है जिसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको डेंटल कैरीज होने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन सही जाएगा वो डी सही जाएगा। फ्लोराइड के कंडीशन में अगर आपको फ्लोराइड की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, आप यहाँ पे सोचिएगा नहीं कि कैल्शियम नहीं है, इसलिए प्रश्न गलत है, यहाँ पे फ्लोराइड होगा। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का। कैल्शियम लेवल आर डॉट डॉट, यानी कि आपका कैल्शियम लेवल क्या होना चाहिए, हाई इन ग्रोइंग चिल्ड्रेन, ठीक है, लो इन ओल्डर एडल्ट, लो इन प्रेग्नेंट वोमेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही जाएगा क्योंकि इन सभी कंडीशन में आपका जो कैल्शियम लेवल होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज रहता है। जैसे कि आपके जो ग्रो के चिल्ड्रन होते हैं इनमें हाई होना चाहिए कैल्शियम लेवल। ठीक है, लेकिन ओल्डर एडल्ट में क्या होता है, हमेशा कैल्शियम लेवल कभी मिलता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में कम ही मिलेगा। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 29 नंबर का। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ कैल्शियम ब्लड टेस्ट, यानी कि आपका जो कैल्शियम ब्लड टेस्ट होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नॉन ऑप्शन है पैराथायराइड एंड थायराइड टेस्ट हो गया, तो छोड़िए इसको। पीटीएच स्टिमुलेटिंग टेस्ट एंड विटामिन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं होंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आयनाइज्ड कैल्शियम एंड नॉन आयनाइज्ड कैल्शियम, यानी कि हम दो फॉर्म में कैल्शियम लेवल को पता करते हैं, एक आयनाइज्ड फॉर्म में यानी कि आयनिक फॉर्म में, एक अनायनिक फॉर्म में। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पैराथायराइड और थायराइड है ये हम आपके थायराइड टेस्ट के लिए करते हैं। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का, जिसका केवल मैंने आंसर मेंशन किया है। मोस्ट ऑफ द CO2 प्रेजेंट इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो मोस्ट आपका जो CO2 होता है वो ब्लड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके बाइकार्बोनेट आयन के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें आप बाइकार्बोनेट लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसे लगे हैं तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद में हम जस्ट कुछ जो आपके हाइपर एंड हाइपो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको लेकर आएंगे, यानी कि किन कंडीशन में, मान लीजिए आपको सोडियम का लेवल अधिक हो गया है तो क्या कहेंगे उसको, और अगर कम हो गया है तो उनको क्या कहेंगे, और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हुआ तो क्या कहेंगे, किन कंडीशन में कम हो रहा है, किन कंडीशन में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जैसे हम लेकर आएंगे, क्योंकि आपका जो जॉइंटिस का लगभग क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं और आप समझ भी गए होंगे। फ्रेंड्स एक जो लेक्चर है हम सोच रहे हैं ले लें, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिक होता है, ठीक है, वो या फिर डाइजेशन होता है, उसको लेक्चर हम ले लें, ताकि उसको अगर हम समझा देंगे तो आपको जो जॉइंटिस है वो आपको समझ में आ जाएगा। मेनली यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपके नॉर्मल रेंज आ सकते हैं बिलिरुबिन के, कॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, इन सब इनके क्या हो सकते हैं, नॉर्मल रेंज आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ साथ में प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक के बारे में पूछ सकता है। तो मेनली जॉइंटिस से आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहीं सबसे मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके क्वेश्चन और लाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स लेक्चर आप ज़रूर देखते रहिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे लेक्चर नहीं ला पाएँ तो हम टेलीग्राम पे उन क्वेश्चन को पोस्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।